नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष जावरिया और आप देख रहे हैं अनुपम एजुकेशन चैनल। हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2020-21 कक्षा 10वीं के गणित विषय के प्रश्न पत्र का विस्तार से यहाँ पर उल्लेख करेंगे। उसके प्रश्नों के उत्तर क्या हैं ये आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे की ओर, लेकिन उससे पहले आप लोगों से को ये निर्देश देख लेना है ताकि इसी तरह के जो प्रश्न जो निर्देश है वो वार्षिक परीक्षा में आएंगे। फिलहाल ये अर्धवार्षिक परीक्षा है, लेकिन वार्षिक परीक्षा में इस तरह के निर्देश दिए रहेंगे ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी पूर्णांक m के लिए समपूर्णांक का स्वरूप क्या होगा? समपूर्णांक हमेशा 2, 4, 6, 8 होता है, इस तरह से आगे भी। और ये 2 से कटने वाली संख्या होती है, इसलिए 2 से यहाँ पर विभाजित होने वाली संख्या एकमात्र है 2m। इसका राइट आंसर कौन सा है? 2m। उसके बाद में यदि ax² + bx + c द्विघात बहुपद के शून्यक बराबर है, तब क्या होगा? तब आपको ध्यान रखना है, तब c और b का विपरीत चिन्ह होगा। अब ये कैसे आप कोई ऐसा समीकरण ले सकते हैं जिसमें शून्यक बराबर हो? तो देखिए, मैं एक उदाहरण दिखा देता हूँ। x² - 4x + 4 = 0। इसके शून्यक देखेंगे तो इस शून्यक बराबर है। इसमें a है यहाँ पर 1, b कितना है? इसमें -4 है, और c कितना है? 4 है। तो b और c के चिन्ह क्या देख पा रहे हैं आप? विपरीत देख पा रहे हैं। इसलिए राइट आंसर कौन सा होगा? c और b के विपरीत चिन्ह होंगे। ये हमारा b वाला आंसर। इसके बाद समीकरण 2x + 3y और y - 7, तब x का मान क्या होगा? तो देखिए, y का मान इसमें रखेंगे हम, तो यहाँ पर हमें 2x = 26 प्राप्त होगा, तो x = 13 प्राप्त हो जाएगा। ये हम इसमें सीधे मान रखना है y का, तो x का मान स्वतः निकल आएगा। तो इसमें 13 हमारा राइट आंसर है। उसके बाद में यदि ये 1/2 द्विघात समीकरण का एक मूल है, तब k का मान क्या होगा? तो ये इसमें हम x के स्थान पे 1/2 यदि रखेंगे तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा? देखिए, इसमें x = 1/2 हम रखेंगे तो ये 1/4 + k/2 और -5/4 = 0। और इसको सोल्व यदि करते हैं तो हमें k/2 = 5/4 - 1/4, और इसको यदि हल करते हैं तो ये आ जाता है 1, और इसे k = क्या? k/2 = 1/1 सोल्व करेंगे तो k = 2। तो राइट आंसर कौन सा है? फर्स्ट वाला है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, यदि AP का सर्वांतर 5, A18 - A13 क्या होगा? तो यहाँ पर हम A18 क्या होता है? A18 - A13, तो A18 होता है A + 17D, और A13 होता है A + 12D। इन दोनों का अंतर निकालना है, क्योंकि हमें इन दोनों का अंतर यहाँ पूछा गया है, तो इसमें घटाएंगे तो A से A कट जाएगा, 17D से 12D जाएंगे, 5D बच जाएंगे, और D की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी गई है 5। तो यहाँ 5D का मतलब क्या? 5 × D, D मीन्स कितना? 5, तो ये 25 हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर कौन सा होगा? 25 होगा। क्षमा चाहूँगा, बीच बीच में कहीं पर गाड़ी के हार्न थे जो आपको दिक्कत दे सकते हैं, पर कोई बात नहीं, मुझे भी दिक्कत है। अगले क्वेश्चन हम चलते हैं। 12 और 18 के HCF एलसीएम का अनुपात क्या होगा? तो 12 और 18 का यदि HCF की हम बात करें, भाई HCF की बात करें तो वो है 6, और LCM की बात करें तो वो है 36। अब भाई 6 और 36 में कितना अनुपात है? तो 1/6, इन्हें 1:6 का अनुपात है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट वाला होगा। उसके बाद देखिए, x² - 2x - 8 के शून्यक क्या होंगे? तो देखिए, ये वैल्यू इसमें पुटअप करेंगे तो इसका मान 0 आ जाता है, इसलिए इसके शून्यक 4 और ऋण 2 है। ये आप इसको वैल्यू पुटअप करके चेक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि x - y = 2 और x + y = 4, तब हल क्या होगा? तो देखिए, y से y कट जाएगा जोड़ेंगे तो, और x कितना हो जाएगा? ये 2x हो जाएगा, और 2 और 4 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। x = कितना आ जाएगा? 3 हो जाएगा। अब x = 3 इसमें रखेंगे तो यहाँ से y = क्या आ जाएगा? 1 प्राप्त हो जाएगा। अब ये आंसर किस में दिए गए हैं? हमारे थर्ड वाले आंसर में। आप सीधे भी चेक कर सकते हैं, ये x है और ये y है, तो x और y का अंतर ये 2 देख पा रहे हैं, और x और y का जोड़ 4 देख पा रहे हैं, इसलिए C वाला आंसर सही है। इसी के अगले क्रम में हमारा द्विघात समीकरण ये है का विविक्त कर क्या हो? तो भाई विविक्त कर होता D = B² - 4AC। इसमें यदि हम b को कितना है, हमारे पास b मतलब ऋण 4 है यहाँ पर,
और -4 इंटू ए 1 है और सी कितना देख पा रहे हैं आप 4। तो ये कितना आ जाएगा 16 ऋण 16, इट मीन्स क्या आ जाएगा 0। तो इसका राइट आंसर कौन सा है भाई, सी इक्वल टू, मतलब ये सी वाला आंसर 0 है। इसी के अगले क्रम में हमारे पास क्या है, यहाँ पर आपको दिया गया है ए डी का मान -4, एन का 7 और ए एन का 4 है, तब ए का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ मैं सोल्व कर दिखा देता हूँ आपको। ए एन इक्वल टू 4 दिया है और एक ए एन कितना होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 4। अब ए कितना है इसमें, ए है ऋण 4, सॉरी ए है यहाँ पर ए ज्ञात करना, सॉरी ए ज्ञात करना है। तो ए हमारे पास है, ए को हम ए लिख देते हैं और एन ऋण 1 में एन के समय 7 रखें तो 6d बराबर 4। अब ए कितना भाई, ए को ए रखेंगे और 6 इंटू डी कितना है, तो वो ऋण 4 है। इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, इसको सोल्व मैं यहाँ कर देता हूँ। ए -24 इक्वल टू 4, तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 + 24 यानी कितना आ जाएगा 28। तो इसमें 28 आंसर दिया है, कौन सा दिया है, डी वाला दिया है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, डी आंसर होगा। अगला आता है किन्हीं दो ए और बी धनात्मक पूर्णांकों के लिए ए इस तरह से और बी इस तरह से, तब ए और बी का मान का HCF क्या होगा। तो HCF में हमेशा जो कॉमन बात है वो देखना है। तो कॉमन दोनों में भी क्या है, P है और Q भी है, लेकिन जो कॉमन में आपके पास P कॉमन है तो P की घात दोनों में न्यूनतम किस में है, B वाले में, वो कितनी है 1 है, तो P की घात 1 लेना है। फिर दोनों में Q है तो Q की घात न्यूनतम कौन सी, दोनों में Q की घात 2 और Q की घात 3 में न्यूनतम Q की घात 2 है, तो ये ले लिया हमने। तो इस तरह से हमारा PQ² इसका क्या होगा, HCF होगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, इसके बाद यहाँ पर अगले क्वेश्चन में लिखा है इसके शून्य क्या होंगे। इसके शून्य अल्फा और बीटा है, तब इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है भाई, ऋण बी बटे ए। ऋण बी के रूप में हमारे पास यहाँ ऋण 4 है, तो ये धन 4 बटे ए मीन्स क्या है 1 है, तो ये कितना आएगा 4 बटे ए मतलब 4। और अल्फा इंटू बीटा वो होता है गुणनफल, तो वो होता है सी बटे ए, और सी बटे ए कितना होता है 1/1, और 1/1 यानी कितना 1। तो अब हम ये वैल्यू यहाँ रखेंगे, यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया 4, फिर ऋण है, फिर अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है 1, तो 4 ऋण 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर कौन सा है, 3 है। तो इस तरह से हम इसमें ए वाला आंसर हमारा सही रहेगा। इसके अगले क्रम में चलिए, यहाँ पर दिया गया है ax + 2y = 7 और 3x + by = 16 समांतर रेखाएं। भाई समांतर रेखाएं कब रहती है, समांतर रेखा होने का प्रतिबंध होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। और समांतर रेखा रहती है तो प्रतिच्छेद नहीं करती है, कोई हल नहीं होने की कंडीशन यही होती है। तो a1 बटे a2 के रूप में हमारे पास यहाँ आ जाएगा a बटे 3 और बराबर b1 बटे b2 यानी b बटे 2। तो इसको सोल्व करें, क्रॉस गुणा करें, भाई ये दोनों बराबर है, क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2a = 3b। 2a = 3b किस में दिया है ये देखना है। तो 2a = 3b इट मीन्स ये हमारा मिल रहा है यहाँ पर सी वाला आंसर। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, सी वाला होगा। उसके बाद में समीकरण के हल होंगे, तो भाई x - 2 का वर्ग = 0 है, तो इसमें x - 2 बराबर 0, x - 2 बराबर 0 दो बार रखेंगे तो x बराबर क्या आएगा 2 आएगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है, सी वाला है। इसके दोनों हल ये हैं। वैसे आप इसको इसमें रख के भी देख सकते हैं, पर चूंकि यहाँ पर घात 2 है इसलिए वर्ग समीकरण है, और वर्ग समीकरण इसलिए 2 हल होना चाहिए, इसलिए केवल हम यहाँ मात्र 2 नहीं करना है। आगे चलते हैं, AP = -11 -8 -5 और -49 में अंत में चौथा पद क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रश्न है वो गलत है। इसमें गलत क्या है मैं आपको यहाँ दिखा दूं, इसमें ये +49 है। अब यहाँ पे एक बात और देख लीजिए, ये पहला पद ऋण 11 है, फिर ऋण 8 है, तो यहाँ पर इनमें सर्वांतर कितना आ रहा है, सर्वांतर अगले पद में से पिछला पद घटाएंगे तो यहाँ पर हमें ऋण 8 ऋण 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा ऋण 8 धन 11 यानी कितना हो जाएगा
सर्वांतर 3। अब सर्वांतर 3 है पर पीछे की साइड चलना है, तो इसमें से हम 3 को घटाते ले आएंगे। तो 3 को घटाते ले आएंगे तो भाई हमारे पास ये प्लस का 49 है, 49 में से 3 घटाएंगे तो ये 46, ये पहला पद हो गया 49, 46 दूसरा पद हो गया, फिर इसमें से 3 घटा दिए तो ये क्या हो गया 43 हो गया, फिर 3 घटा दिए तो ये 40 हो गया। इसलिए चौथा पद क्या रहेगा 40 रहेगा। तो राइट आंसर हमारा कौन सा है 40 है। क्षमा चाहूँगा डिस्टरबेंस के लिए, ये 40। अब इसके बाद में देखिए निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य लिखिए। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 8, 9, 25 का HCF 25 है, गलत है, 25 नहीं है। ये सभी परस्पर सहभाज्य संख्या है, इसलिए इनका HCF क्या होगा 1 होगा, इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर हम फिलहाल क्या लिखेंगे असत्य। उसके बाद द्विघात समीकरण के अनेक हल हो सकते नहीं। द्विघात का मतलब है घात 2 होना चर की, और घात जिसमें 2 रहती है उसके हल 2 होते हैं, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, असत्य। उसके बाद द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल्य होने के लिए डी का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, तो भाई सत्य है, पहले वाला फॉल्स, दूसरे वाला फॉल्स, तीसरे वाला ट्रू। √2 का दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती होता है, तो बिल्कुल सत्य है। समान श्रेणी के पद हमेशा बढ़ते क्रम में होते हैं, तो हमेशा बढ़ते क्रम में हो या आवश्यक नहीं है, इसलिए फॉल्स। बढ़ते और घटते क्रम किसी में हो सकते हैं, इसलिए हम इसको यहाँ लिखेंगे असत्य लिखेंगे। अब आइए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर लिखा है ABC, AP में होंगे यदि B = A + C/2, तो यहाँ 2 आएगा। उसके बाद में यदि y x का गुणज है तब x और y का एलसीएम होगा, तो x और y का एलसीएम होगा y होगा। ऐसा क्यों होगा, यहाँ पे एक उदाहरण लेकर देख लीजिए आप। जैसे हम यहाँ ले लें कि ये 12 है और ये 3 का गुणज है, देखिए ये y हो गया और ये x हो गया, तो यहाँ पे y यानी क्या 12, 3 का गुणज है, तो 12 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 12, इसलिए 12 मीन्स क्या y वाला पद। उसके बाद में अगले क्रम में यदि बहुपद x² + ax + b के 2 शून्यक 2 और ऋण 3 है, तब a + b का मान क्या होगा। तो देखिए पहले हम यहाँ पर मूलों का योगफल निकालते हैं और गुणनफल से हम इसको करते हैं। तो मूलों का योगफल क्या होता है ऋण b बटे। अब हमारे पास ऋण b बटे, तो ऋण b बटे, तो b क्या हो गया ऋण b बटे a + 1 बटे में 1, और गुणन मूलों का योगफल होता है यहाँ 2 और ऋण 3 को जोड़ दें तो ऋण 1 आएगा, तो यहाँ ऋण से ऋण कट जाएगा, तो a + 1 = 1, यानी a = कितना जाएगा 0 आ जाएगा। तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आई 0, ये ध्यान रखना है। अब हम मूलों का गुणनफल क्या होता है c बटे a होता है, तो c कितना है हमारे यहाँ पर c है b बटे a कितना है 1, और गुणनफल कितना होगा 2 ऋण 3 का गुणा ऋण 6, तो b बराबर कितना आ जाएगा ऋण 6 आ जाएगा। अब हमें a का मान कितना आया था भाई 0 और b का कितना आया ऋण 6। अब a और b को जोड़ेंगे तो यहाँ 0 धन और ऋण 6, तो ये कितना आएगा ऋण 6 आएगा। तो राइट आंसर क्या लिखेंगे हम ऋण 6, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ऋण 6। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण युग्म ax + by = c और dx + ey + c = 0 दो संपाती रेखाओं को करते हैं। तो संपाती रेखाओं के अनंत और अनेक हल होते हैं, तो a बटे उसमें होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो यहाँ पर a1 बटे a2 के रूप में हमारे पास a बटे d बराबर b1 बटे b2 ने b बटे e बराबर c1 बटे c2, तो c1 और भी c और c2 भी c है, तो ये कितना हो जाएगा 1/1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये a बटे d बराबर b बटे e बराबर 1/1। तो ये कब पॉसिबल है जब a और d बराबर हो और b और c बराबर हो। तो a इसको ऐसे लिखते हैं a बराबर d और b बराबर e पॉसिबल हो तब ये संभव है। आगे चलिए नेक्स्ट है समीकरण x = -4 और y = -5
के आलेख खींचने पर प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? तो प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक होता है एक्स वाई, और एक्स वाई में एक्स कितना है -4 और वाई कितना है -5। तो प्रतिच्छेद बिंदु कौन सा होगा? -4 5 होगा। इसके बाद सही जोड़ी वाले प्रश्न पर चलिए। यहाँ पर ये आपको दिया गया है और इससे आपको यहाँ पर सब ये जो मान दिए गए इनसे मैच करना है। तो देखिए यहाँ पर आप ए कितना देख पा रहे हैं 2, और डी कितना देख पा रहे हैं? डी आपको देखना है इसमें से अगले पद में से पिछला पद घटाकर। तो देखिए यहाँ पर डी आपका आएगा -2 कितना आया? -4। तो ये -4, डी का मान -4 आया है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? सी वाला होगा। इसका क्या होगा? सी वाला होगा, पहले का सी। अब अगले यहाँ -6 में से भी -2 घटा के देख सकते हैं, तो ये कितना आएगा? -6 -+2, ये कितना आएगा? -4। तो अब यहाँ पर हर अगले पद में से पिछला पद घटाएंगे तो d = -4 आ रहा है, इसलिए राइट आंसर कौन सा है? सी वाला है। इसके बाद में आपको यहाँ अगले सवाल में क्या दिया है? an = 0 दिया गया है, an = 0। अब an कितना होता है? a + n - 1 × d = 0। इसमें a कितना दिया है? -18 n कितना दिया है? 10, तो 10 ऋण 1 9, 9d = 0। तो यहाँ से इसको 9d बराबर कितना हो जाएगा? 18। तो ये 18 हो गया ना, तो 9 दूनी 18, तो d बराबर कितना आएगा? 2। इसलिए सेकेंड वाले का आंसर क्या आ जाएगा? d = 2। उसके बाद भाई अगला देखते हैं, a = 0 और a10 = 6। तो भाई मैं लिख देता हूँ a10 = 6। अब a10 कितना होता है? a + 9d, a + 9d = 6। अब a कितना दिया इसमें? 0 और 9d = 6। तो भाई 0 का तो कोई रोल ही नहीं है, तो d = कितना जाएगा? 6/9। उसको ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 3 9, तो ये कितना है? 2/3। तो यहाँ पर थर्ड वाले का आंसर आएगा d = 2/3। इसके बाद हमारे पास अगला आता है a4 की वैल्यू दी गई है। a4 कितना दिया गया है? a4 = 3। अब a4 क्या होता है? a + 3d होता है, 3d = 3। अब a की वैल्यू कितनी दी भाई? 18 धन 3d = 3। तो 3d और 3 ऋण 18 कितना हो जाएगा? ऋण 15। तो 3 × 5 = 15, ऋण 5। तो d बराबर कितना होगा? ऋण 5। तो यहाँ पर इसका ऋण 5 होगा। अब अगला देखिए, वैसे तो अगला बचा हुआ आंसर इसका ही रहेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। हमारा अगला सवाल करने में पूछा गया 10वां पद। 10वां पद निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? a10 होता है a + 9d। a10 होता है a + 9d। अब आपको क्या चाहिए? a कितना है? 5। 9 × d कितना निकालेंगे? ऐसे 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा भाई? 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, तो ये 3 लिख दिया। या यहाँ 8 और 11 का अंतर भी लिख सकते हैं, वो 3 है। तो यहाँ हो जाएगा 5 और 9 = 27, और 27 और 5 = 32, यानी हमारा ये कितना होगा? 32। तो यहाँ ये कौन सा होगा? 32 किधर है? हाँ, यहाँ है सेकेंड नंबर पर, तो इसका आंसर सेकेंड होगा। इसके बाद भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। ये 5 से 9 तक के प्रश्न हैं, 3-3 अंक वाले हैं, 3 प्रश्न हैं, और हम इन दिन सॉल्व कर दिखाएंगे। तो यहाँ पर इतना सफिशिएंट स्पेस भी नहीं है और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको इन प्रश्नों का हल देखने के लिए इसका हम पूर्ण हल जो है बाद में अपलोड करेंगे। समय के अभाव में हम इसको टुकड़े में इसके हल को आपको अपलोड करेंगे, इसलिए आज के वीडियो में इतना ही। लेकिन हाँ, हम आपको इसके बाकी क्वेश्चन भी आपको दिखा दे रहे हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें बाकी क्वेश्चंस क्या है। इसके पूर्ण हल के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि समय समय पर हम आप इसके जो बाकी प्रश्न हैं इनके वीडियो अपलोड करके आपको बताएंगे। लेकिन समय अभाव में यहाँ पर हम समय अभाव क्या, यदि वीडियो को बनाएंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और लेंदी हो जाएगा और जो बोरियत होगा, इसलिए हम चाहते हैं कि आप यहाँ पर इन प्रश्नों को देख लें और बाकी प्रश्नों के हल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि समय समय पर आपको
इसके संबंध में वीडियो प्राप्त हो रहे हैं। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।